बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप सर राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को लेके उसकी जागृति के लिए प्रयासरत हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं। मेरा सर सबसे पहला सवाल कि जब हम 1000 साल से गुलाम रहे हैं, आज भारत आज़ाद है, 70-75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, क्या है और किस तरह से है? एक तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी और आपके जो व्यूअर हैं वो मेरी बात वहां तक पहुंचाने का आपने माध्यम बनाया। देखिए, दो बड़ी साफ बात है कि खतरा बाहर से है या अंदर से है। खतरा देश को है या राष्ट्र को है। हमने ये जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे अध्यापक थे, जो साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उन सब लोगों ने, मुझे लगता है, वो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ईमानदार नहीं रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी सत्ता के साथ मिलकर के सत्ता को खुश करने वाला इतिहास, सत्ता को खुश करने वाले नारे और नैरेटिव बनाए। ये दुनिया में पहला ऐसा अभागा देश है कि इस देश को हजारों साल की सभ्यता का, जिस सभ्यता का, जिस राष्ट्र का पूरी दुनिया में 30 से 33% वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो, जिसे आप कभी सोने की चिड़िया कहते हो, जिसके आदर्श पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य हो, जो पूरे तौर से पूरी दुनिया में शुद्ध साइंस पे रखा हो, वो हमारे राजनीतिज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने, उसमें सारे वर्ग आते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो समाज में महत्वपूर्ण वर्ग है। उन सब लोगों ने अपने निजी स्वार्थों, कायरता के चलते सत्ताओं के साथ ऐसे जुड़े कि आने वाली नस्लें कैसे उनको भ्रमित किया जाए, कैसे वो सत्ता की गुलाम बनी रहे। दुनिया के किसी राष्ट्र में यह जघन्य अपराध नहीं हुआ कि उन्होंने अपने ही बच्चों को, अपनी ही नस्लों को वो बातें बताई जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं थी। उससे सरकारें मजबूत हुई, संगठन मजबूत हुए, लेकिन राष्ट्र हर दिन कमजोर होता चला गया। लिहाजा आज जो चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां अलग हैं और राष्ट्र के सामने चुनौतियां अलग। हम जब देश और राष्ट्र को एक ही बात समझने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा देश होता है और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, न्यायपालिका है, आपकी पुलिस है, आपकी फौज है। वो देश जो एक जमीन का टुकड़ा है, एक भूभाग, उसको देश कहते हैं। उस भूभाग की सुरक्षा के लिए सेना है, उसको चलाने के लिए पुलिस है, उसमें सरकार है, उसमें नियम है, उसमें न्यायपालिका है, तमाम सारे अंग हैं। हर अंग किसी न किसी किताब से बंधा हुआ है। पुलिस आईपी से बंधी हुई है, न्यायपालिका संविधान से बंधी हुई है, आपका संसद से आपके नंबर, तो सब बंधे हुए हैं और सबसे ऊपर एक संविधान। अब संविधान में अच्छी है, बुरा है, ये कमी है, वो कमी है, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में, लेकिन जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र जो है उसे सरकार नहीं चलाती। राष्ट्र चलता है एक आम आदमी की भावनाओं से, आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, उससे चलता है। देश का आपके जीवन में बहुत कम प्रयोग होता है, दिन भर राष्ट्र का प्रयोग होता है। आप अपनी मां के पैर छुएंगे या नहीं छुएंगे? आप सुबह उठ के धरती को अपने माथे से लगाएंगे? आप सुबह उठ के सूर्य को पानी चढ़ाएंगे? आप गंगा को जाके गंगा आरती करेंगे, गंगा में पानी लेके आचमन करेंगे? आप मंदिर में कब जाएंगे, मंदिर में कैसे जाएंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, ये स्टेट यानी राज्य तय नहीं करेगा, ये समाज तय करेगा। इसलिए राष्ट्र को समाज चलाता है और देश को सरकारें चलाती हैं। तो देश की जो समस्याएं हैं उसके लिए आप सरकारों के प्रयोग करते रहे, कभी सेकुलर, कभी नॉन सेकुलर, कभी वामपंथी, कभी सोशलिस्ट, इस किस्म के प्रयोग आप करते रहे। इतने 70 साल के इस दौर में हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि देश की चिंताएं क्या हैं, देश की जरूरतें क्या हैं। इसलिए नहीं कर पाए कि हमने देश को अपनी सत्ता तक सीमित रखा।
लिहाजा दोनों के सामने चुनौतियां हैं। देश आज हमको सुरक्षित लगता है, हमको लगता है ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो भारतीय सेना को रौंदती हुई दिल्ली पहुंच जाए, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न। और पिछले 4 जो युद्ध हुए हैं उसने भी यह साबित किया कि भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को अपनी 1 इंच जमीन नहीं लेने दी। यह बात अलग है कि सेना ने जो युद्ध जीता उसे हमारे नेताओं ने मेज पर बैठकर अपने स्वार्थों के कारण हरा दिया। इसलिए राष्ट्र की चिंता मेरी यह है, क्योंकि मैं सरकार की बात नहीं करता, देश की बात नहीं करता, क्योंकि वो अगर मैं चिंता भी करूंगा तो मेरी उसमें कोई भागीदारी इसलिए नहीं होगी कि वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में रहना है। संविधान अच्छा है बुरा है, संविधान से ही चलना है। लेकिन मेरा दुख यह है कि आपने संविधान को भी खत्म कर दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है, संविधान का भी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस देश में पुलिस का जो एविडेंस लॉ है वो 1861 चल रहा है, पुलिस 1860 के कानून से चल रही है। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और हम कटलाइन 1947 ले लें। 1947 के बाद भी भारत के संविधान की चौराहे चौराहे धज्जियां उड़ाई जा रही, खुलेआम उड़ाई जा रही है। और जो समाज कायर, डरपोक और लालची होता है वो सत्ता जब कुछ भी करती है तो उससे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं। वो तो हो रहा, हमें क्या लेना देना। इसलिए इस देश में जो आपके दौर की चीजें हैं, जो मेरे और आपके दौर की चीजें हैं, वो शायद आप बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए इस देश का संकट, इस राष्ट्र का संकट यह है कि इस देश ने इस राष्ट्र के खिलाफ ऐसे कानून पास कर दिए जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, 93 में बिना किसी को बताए, बिना किसी के बेसिस के, बिना किसी डेफिनेशन के यकायक एक ऑर्डर आ गया कि इस देश में 5 पंथ अल्पसंख्यक हैं और तत्काल उसको कानून बना करके आपने पास कर दिया। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया और फिर उससे आगे बढ़े 93 से तो 95 आ गया। तो आपने 1921 और 22 का जो वक्फ बोर्ड कानून था उसे 1956 में नेहरू जी ने अमेंडमेंट किया और 95 में नरसिम्हा राव ने किया। और उसमें क्या अमेंडमेंट किया ये देश को नहीं बताया। और उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि 2005 में बिना किसी संवैधानिक बातचीत के यकायक अगर कुछ नेताओं को अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि वो देश का सौदा के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र का सौदा कर दिया। कुछ लोगों को लगा कि भाई मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। उन्हें लगा, कोई बेसिस नहीं बताया, कोई सर्वे नहीं बताया, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बताया गया देश को कि भाई देखिए इस देश के अंदर मुसलमान एजुकेशन में ये है, यहां ये है, यहां ये नहीं बताया। और यकायक एक कमीशन बना दिया जिसे सच्चर कमेटी कहते हैं। ये सच्चर साहब कौन थे ये भी जानना जरूरी है। और ये मनमोहन साहब कौन थे जिन दोनों ने मिलकर ये करा। मनमोहन साहब पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है उसके चकवाल शहर से भारत आए थे। और ये जो राजेंद्र सच्चर साहब हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, ये पाकिस्तान के लाहौर शहर से आए थे, 1923 में पैदा हुए थे। और दोनों ने मिलकर एक ऐसा खेल किया और वो रिपोर्ट बन गई और 2006 में उसे लागू कर दिया जी। और उसका आज की डेट में 2021 में 5,500 करोड़ बजट है जो मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए है। और 2006 में जैसे ही मनमोहन सिंह सरकार आई तत्काल तौर से भारत की संविधान की दोबारा धज्जियां उड़ाई गई और एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी गई। और कहते हैं देश सेकुलर है, संविधान की निगाह में सब बराबर है। तो संविधान का आर्टिकल 14 जो ये कहता है कि देश का हर नागरिक संविधान के सामने बराबर है, उसे बराबर के अधिकार मिले हैं। लेकिन सरकारों ने धीरे धीरे उसकी धज्जियां उड़ाई, आर्टिकल 30 लाए, 25 से 30 लाए और फिर उसके बाद में आपने जो काम संविधान के माध्यम से नहीं कर सकते थे आपने ऑर्डिनेंस जारी करके लाके पास खड़ा कर दिया। ये चुनौतियां वो हैं जिससे राष्ट्र समाप्त हो रहा है जी। देश नहीं समाप्त हो रहा, सरकारें चलती रहेंगी, आती रहेंगी। ये ऐसा नहीं कि देश कुछ हो जाएगा, ये सरकार आएगी, रिपीट होगी, नहीं रिपीट होगी, ये तो चलता रहेगा। इस देश में तो सरकारें ऐसी भी चली कि जिस आदमी के पास 40 MP थे वो प्रधानमंत्री बन गया। ये पता नहीं चला रातों रात ये देवी गौड़ा कहां से पैदा हो गए, आई के गुजराल कहां से पैदा हो गए। जरा उस दौर को सोचे कि ये प्रधानमंत्री बने कैसे, कौन लोग थे, कहां से आए थे, लेकिन हो गए इस देश में। तो ये चुनौतियां हैं जो मैं समझता हूं कि देश के नागरिकों को समझनी चाहिए। क्योंकि
राजनीतिक लोगों को भी इससे नफा नुकसान होने वाला उनको नहीं है, वो उनकी सत्ता चलती रहेगी। आम आदमी का जीवन, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसका खेत, उसके अधिकारों का सौदा इस देश की संसद ने कर दिया है। वो मेरी चिंता का विषय है। मनीष भाई।